सर, बहराइच में जो इनकाउंटर हुआ उस पर आपने सवाल भी उठाया है ट्वीट करके, क्या है बहराइच का इनकाउंटर? हालांकि यूपी पुलिस। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के ख़िलाफ़ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहाँ पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहाँ पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया? ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है? बीएनएस किस लिए है? ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। सर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हो गए हैं। आपने झारखंड में पिछली बार चुनाव लड़ा, झारखंड में आपकी पार्टी ने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया था। तो झारखंड और महाराष्ट्र नहीं, दोनों में हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी उनको भिजाया है। वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर उल ईमान साहब, बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके ज़िम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं। और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज़ जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं। और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनकी इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें। और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए, हम वो कोशिश कर रहे हैं। सर, यूपी में भी 10 सीटों पर 9 चुनाव है। सीट 9 पे अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का, एक रोकी गई है क्योंकि कोर्ट में मामला है। हाँ, तो हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे। पर हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। सर, लेकिन जो पिछले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव को देखें
तो आप क्या जो रिजल्ट आए उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की यूनिटी नहीं दिख रही है, जो कमोवेश आप भी विरोध करते रहे हैं, एनडीए के विरोध करते रहे, वो लोग भी एनडीए के विरोध में हैं, लेकिन जो एनडीए के विरोध का एक बहुत बड़ा धड़ा है इंडिया अलायंस, उनकी यूनिटी को आप कैसे देखते हैं बात और राजनीति की? देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है, मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं? मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहाँ पर, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहाँ पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता है जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है, नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहाँ पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहाँ पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर, लेकिन अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, इंडिया अलायंस की यूनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कैसे उस पर बोल सकूँगा? एक बात और, पॉलिटिशियन आप नहीं, अब मेरा मानना ये है कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था बड़े आराम से, वो नहीं जीत पाए। तो उसके क्या कारण है, उसके क्या रीजंस है, वो उनको तय करना है। मगर मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि उनको जीतना चाहिए था, मगर वो नहीं जीत पाए, तो जाहिर है ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे, अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। सर, बिहार में आज एक बड़ी घटना सामने आ रही है। कम से कम अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, 35 लोग जहरीली शराब पी के कल से आज तक अभी खबर है कि अभी तक का जो आंकड़ा सामने है, 35 लोग जहरीली शराब पी के मौत हो चुकी है। ये बड़ी ही तकलीफदेह और दुख भरी बात है कि जिस प्रदेश में प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है, वहाँ पर जहरीली शराब गरीब लोग पीकर मर रहे हैं। तो इससे बात मालूम हो रही है कि वो प्रोहिबिशन कोई जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है। बराबर वहाँ पर शराब मिल रही है, और ये जो पूरे स्मगलर्स हैं, ये जो माफिया है, ये मजबूत हो रहा है उससे। और एक वक्त आएगा ये लोग पैरेलल इकोनॉमी चलाएंगे। जैसा अमेरिका में जब कई बरस पहले, 80-90 साल पहले अमेरिका में वहाँ पर इसी तरह नशाबंदी की गई थी, तो एक अल कैपोन नामी बहुत बड़ा माफिया बन कर गया था इसी वजह से। तो ये तो सरकार का जिम्मेदारी है कि इस पर सख्ती से अमल करें। भाई, आप जब डिसीजन लिए हैं तो उसको रोकिए ना। और कैसे शराब मिलती है वहाँ पर? अच्छा, जिसको शराब चाहिए उसको मिल जाती है, मीडिया रिपोर्ट करता है। अब ये गरीब बेचारा, तो ये माफिया लोग इनको दे रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको ईमानदारी से, सख्ती से रोके उस चीज़ों को। सर, एक अंतिम सवाल है, वो थोड़ा इंटरनेशनल इशू है और आपका इंटरेस्ट भी रहता है। इंडिया और कनाडा का जो इस समय चल रहा है रिलेशन को लेकर, इंडिया कनाडा रिलेशन को कैसे देखते हैं? नहीं, इस पर तो हम चाहेंगे कि जब पार्लियामेंट, विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होगा, उस पर एक बात डिबेट हो कि आखिर ये क्या है। और उससे गंभीर जो है वो अमेरिका का है कि हमारे एक शख्स को उन्होंने चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया, और फिर हमारा भारत का एक हायर ऑफिसर्स का डेलीगेशन यूएस भी गया। तो ये बड़ा ख़तरनाक है कि जो भारत का एक नागरिक है, अगर वो बेकसूर है, तो नरेंद्र मोदी और सरकार को बोलना चाहिए कि जो चेक में पकड़ा गया उसको फ़ौरन अमेरिका से हम डिमांड करेंगे, छोड़े उसको। आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमारा एक अमेरिका ब्लेम करता है कि किसी ने वहाँ पर असैसिनेशन के लिए $15,000 दिए, और जिसको दिए वो FBI का एजेंट था।
तो ये बड़ा ही ठीक बात नहीं है जब हम अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी उनसे है और उन्हीं की सरजमीन पर इस तरह का वो कह रहे हैं और फिर हमारा एक भारत का नागरिक पकड़ा जाता है और फिर वो किसी का एक नाम भी देते हैं उनके उस डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर जब विंटर सेशन होगा उस पर एक बाकायदा एक बहस हो, सरकार उस पर राज़ी हो और बताए देश को कि भाई क्या है, अगर वो चेक में जो पकड़ा गया वो बेकसूर है तो हम डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, जैसा हमने कुलभूषण के लिए पूछा था पाकिस्तान के लिए। अब जयशंकर साहब गए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जयशंकर साहब कुलभूषण की बात करेंगे। कुलभूषण के परिवार के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे थे जयशंकर साहब को कि जब वो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में गए हैं तो कम से कम पाकिस्तान की सरकार को बोल देते कि आप हमको कुलभूषण हमको हवाले करिए, तो वो भी नहीं बोला जा रहा है। चेक रिपब्लिक में एक भारत का नागरिक पकड़ा गया, उसको अमेरिका भिजा दिया गया और कुलभूषण अभी पाकिस्तान में फंसा हुआ है।